हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था में चीन ने भारत के मित्रों के संगठन के खिलाफ प्रस्ताव लाने के प्रयास पर भारत ने अपनी शक्ति का परिचय देकर चीन को पीछे हटाया। अभी तक की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे कैसे परमाणु ऊर्जा संस्था मामले में चीन को अपनी कुशलता से पीछे धकेल दिया भारत ने। जी हाँ दोस्तों, और साथ उस सभी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पश्चिमी देशों पर भड़कते हुए पुतिन ने कहा जैसे भारत को लूटा रशिया को भी चाहते हैं लूटना। जी हां दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों खबर, जहां पर नए सीडीएस के आते ही पीछे हटने लगा चीन, बॉर्डर छोड़कर भाग रही चीनी फौज। बताएंगे दोस्तों क्या है ये सबसे बड़ी खबर। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी में सपा दफ्तर पर चला बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, पार्टी कार्यकर्ताओं में मची हलचल। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम हमेशा की तरह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत देश आगे बढ़ रहा है दोस्तों। साथ ही साथ भारत की विदेश नीति भी सबसे ज्यादा रंग लाई है दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था में चीन ने भारत के मित्रों के संगठन के खिलाफ प्रस्ताव लाने का किया प्रयास पर भारत ने अपने शक्ति का परिचय देकर चीन को पीछे हटाया। जी हां दोस्तों, दरअसल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने एक ऑकस नाम का संगठन बनाया है दोस्तों, जिसके माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की शक्ति बढ़ाने के लिए और उसे न्यूक्लियर सबमरीन उपलब्ध कराकर चाइना का असर कम करने की रणनीति बनाई है। मगर चीन को यह डर सता रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दे देंगे और ये चाइना को सीधा खतरे में डालने जैसा है। इसीलिए चीन दोस्तों चाहता था कि IAEA में ऑकस के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा दे, लेकिन भारत ने अपनी कुशलता और तत्परता का परिचय दिया, जिसके कारण अन्य देशों ने चीन का समर्थन करने से इनकार कर दिया और बहुमत की कमी के कारण चीन ने प्रस्ताव लाने की अपने इस फैसले को अंत में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में भारत की इस बहादुरी को लेकर, भारत के इस कुशलता को लेकर दोस्तों पश्चिमी देशों ने भी भारत की जमकर तारीफ की और भारत की जमकर सराहना किया है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद चीन का दोस्तों मुंह लटका सा नजर आया और इससे साफ झलकता है कि प्रहार मात्र दोस्तों हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी किया जा सकता है, जो आज भारत ने पूरे विश्व को सिखाया। अगर आप भी भारत का लोहा मानते हैं दोस्तों और मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही अपना भारत आज हर तरह से नंबर 1 बनता नजर आ रहा है दोस्तों, तो मोदी है तो मुमकिन है, नाम तो भूलिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि सबको ये खबर पता चले। और एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पश्चिम ने भारत को लूटा, अब रशिया को बनाना चाहते हैं गुलाम। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने गुस्से में दहाड़ा और कहा ऐसा नहीं होने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कब्जाए गए क्षेत्रों को अपने देश का औपचारिक हिस्सा घोषित कर दिया है। उन्होंने क्रेमलिन में आयोजित एक समारोह में यूक्रेन के 4 इलाकों डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेरसान को रूसी क्षेत्र घोषित कर दिया दोस्तों। और इस दौरान पुतिन ने कहा कि इस क्षेत्र के लोग अब रूस के नागरिक हैं और इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देशों ने भारत को लूटा और अब उनकी नजर रशिया पर है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश रशिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने रूस के पूर्ववर्ती नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका के बहकावे में आकर अपनी सामरिक शक्ति को कम किया, जबकि दूसरे देश हमने हथियारों के जखीरे को वैसे ही बनाए रखे। पुतिन ने आरोप लगाया कि नरसंहार का असली आरोपी अमेरिका है, जिसने दुनिया भर के देशों पर झूठे आरोप लगाकर हमले किए और लाखों लोगों को मार डाला। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिमी रूस को उपनिवेश बनाना चाहता है। उन्होंने भारत जैसे देशों को लूटा है, लेकिन हमने खुद को कॉलोनी बनने नहीं दिया। पुतिन ने कहा कि रूस सोवियत संघ को फिर से बनाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, दरअसल पुतिन ने कहा कि डोनबास के लोगों ने 8 साल तक नरसंहार, गोलाबारी और नाकाबंदी का सामना किया है। खेरसान और जापोरोजे में अधिकारियों ने रशिया और रशिया की हर चीज के प्रति घृणा फैलाने का प्रयास किया था। साथ ही साथ पुतिन ने चेतावनी दी है। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के अधिकारियों से डोनबास, खेरसान और जापोरिजिया के लोगों की पसंद का सम्मान करने का आह्वान किया और चेतावनी दी है कि रूस सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके अपने क्षेत्रों की रक्षा करेगा। पुतिन ने वादा किया कि लड़ाई में क्षतिग्रस्त शहरों और
बस्तियों, आवास, स्टॉक, स्कूलों, अस्पतालों, थिएटरों और संग्रहालय को बहाल किया जाएगा। साथ ही उद्योग और बुनियादी ढांचों को भी बहाल किया जाएगा। दोस्तों ऐसे में दोस्तों ये तो रही पुतिन की बात, लेकिन इन चारों क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद दोस्तों जेलेंस्की का क्या बयान आया और जो बाइडेन ने क्या कहा दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं। दरअसल जो बाइडेन ने इस मामले पर रशिया को घेरा है दोस्तों, यूक्रेन के क्षेत्रों को रशिया में मिलाने के पुतिन के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रशिया हर जगह शांतिपूर्ण राष्ट्रों के लिए अवमानना दिखा रहा है, हम उसके इस फैसले को नहीं मानते। अमेरिका 1000 से ज्यादा रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान करता है, तो वहीं अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी करके अपने नागरिकों से कहा है कि वो तत्काल रूस को छोड़ दें। साथ ही साथ दोस्तों ब्रिटेन ने भी लगाए प्रतिबंध। बता दें ब्रिटेन सरकार ने शुक्रवार को रशिया पर नई सेवाओं और माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। सेवा प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था के कमजोर क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें आईटी परामर्श, वास्तुशिल्प सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं और कुछ व्यवसायिक गतिविधि के लिए लेन देन संबंधी कानूनी सलाहकार सेवाएं शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रशिया पर अमेरिका की भी ये एक तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक ही है दोस्तों। जिस प्रकार से कई अहम व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है दोस्तों, क्या ऐसे में रशिया पर फिर कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों? क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया नैरेटिव का बड़ा खबर है दोस्तों, जिसमें नए सीडीएस के आते ही पीछे हटने लगा चीन। बॉर्डर छोड़कर भाग रही चीनी फौजें। जी हाँ दोस्तों, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान के आते ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। आपको बता दें अनिल चौहान के सीडीएस का पद भारत संभालते ही चीन पीछे हटने लगा है दोस्तों। दरअसल अनिल चौहान चीन के तह तक जाकर उसकी हर चाल को भली भांति समझते हैं। उन्होंने हर चीज को अच्छे से परखा है दोस्तों। उन्हें अच्छे से पता है कि ड्रैगन कब और क्या करेगा, उनकी सोच कहां तक जा सकती है, उसका अगला कदम क्या होगा। यही कारण है कि चीन इस वक्त टेंशन में है और ये देखने को भी मिल रहा है। अनिल चौहान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होते ही चीन पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP-15 से अपने सैनिकों को हटाने लगा है। हालांकि भारत भी अपनी सेनाओं को पीछे हटा रहा है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो चीन को अच्छे से अंदाजा है कि नए सीडीएस से उलझना उसके लिए सही नहीं है। तो उधर चीन के साथ ही पाकिस्तान की भी अब खैर नहीं दोस्तों। दरअसल अपने सेना काल में 40 साल का अनुभव लेकर देश के दूसरे सीडीएस बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी के आने से चीन की सीमा पर गतिविधियों में कमी आई है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात कर, लेकिन उससे पहले अपने नए सीडीएस बनने पर अनिल चौहान जी को आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां चीनी सेना ने कहा कि गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारत व चीन के बलों का हटना शांति को बढ़ावा देने वाला कदम है। जी हां दोस्तों, चीन की सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP-15 से चीनी एवं भारतीय बलों का पीछे हटना सीमावर्ती क्षेत्रों को शांति बढ़ावा देने वाला कदम है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर राष्ट्र विरोधी तत्वों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जी हां, भारत नेपाल में बन गई सहमति। बता दें भारत और नेपाल के बीच एक बहुत बड़ी सहमति बनी है दोस्तों। दोनों देश अपनी सीमाओं में राष्ट्र विरोधी या अवैध गतिविधियों को संचालित न होने देने पर सहमत हो गए हैं। दोनों ने इस बात पर भी हामी भर दी है कि दोनों ही देश सीमा के रास्ते घुसपैठ नहीं होने देंगे और ये निर्णय सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक सुजॉय लाल थाओसेन और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल APF के महानिरीक्षक राजू आर्य के बीच संयुक्त समन्वय बैठक में हुआ। जी हां दोस्तों, बैठक में सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए तंत्र को मजबूत करने, समय पर सूचनाओं के आदान प्रदान और भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर बातचीत हुई। इस दौरान भारत ने नेपाल से अपनी सीमा से अवैध गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी और चीनी नागरिकों के प्रवेश करने की अनुमति न करने देने को कहा। जी हां दोस्तों, और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर प्रशांत क्षेत्र के नेताओं से बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जी, कहा आप पर निर्भर है अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका एक मुक्त, खुले, स्थिर और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रशांत क्षेत्र का यहाँ पहुंचे 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को संबोधित किया। जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा आने वाले वर्षों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में लिखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति गुरुवार को आयोजित पहले शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। शिखर सम्मेलन में वे नेता पहुंचे हुए थे जिन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाने और द्वीप राष्ट्रों को चीन के बढ़ते दबदबे से दूर रखने के लिए क्षेत्र में असाधारण प्रयास
प्रयास किए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने कहा कि हमेशा की तरह आज भी प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा आपकी और प्रशांत द्वीप समूह की सुरक्षा पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर ताइवान पर आक्रमण की ड्रिल कर रहा चीन कार ढोने वाले जहाजों से सैनिकों को भेजने का किया अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, चीन ने ताइवान पर आक्रमण करने के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है। इसमें असैन्य जहाजों के जरिए चीनी सैनिकों को ताइवानी सीमा में पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई और इस ट्रेनिंग से चीन ने दिखाया कि कैसे वो ताइवान पर बेहद कम समय में आक्रमण को अंजाम दे सकता है, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगेगी। 31 अगस्त की सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार ताइवान जलडमरू मध्य के पास एक चीनी नौसेना ने एक एम्फीबियस असाल्ट शिप को देखा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद चीनी नौसेना ने बड़े पैमाने पर सिविलियन शिप और युद्धपोतों के जरिए ताइवान जलडमरू मध्य में एक समुद्र तट पर सैनिकों को उतारने का अभ्यास किया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान ने 16 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, अवैध रूप से मछली पकड़ने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने देश के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 16 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और इस दौरान 2 ट्रॉलर भी जब्त किए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी PMSA ने कहा कि उसके एक जहाज ने पाकिस्तान में समुद्री क्षेत्रों में नियमित निगरानी के दौरान 16 चालक दल के सदस्यों के साथ 2 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं को पकड़ा। दोस्तों, गिरफ्तारियां मंगलवार को की गई। PMSA ने एक बयान में कहा है कि पकड़ी गई भारतीय नौकाएं पाकिस्तानी जल क्षेत्र के अंदर थी। भारतीय नौकाओं को समुद्र में पाकिस्तानी कानून और संयुक्त राष्ट्र कानून के उल्लंघन के आरोप में पकड़ा गया है। दोस्तों, प्रारंभिक जांच के बाद नौकाओं को कराची लेकर जाया गया और पकड़े गए मछुआरों को आगे की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए डॉक्स पुलिस को सौंप दिया गया। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रूसी कब्जे के बाद एक्शन में यूक्रेन आधिकारिक तौर पर नाटो सदस्यता के लिए किया अप्लाई। जी हां दोस्तों, रशिया द्वारा कई क्षेत्रों को कब्जाने के बाद यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सदस्यता के लिए आवेदन किया है। यूक्रेनी मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। दोस्तों, यूक्रेन ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब पुतिन ने यूक्रेन के बड़े क्षेत्र को रशिया में मिलाने की संधियों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को दरकिनार करके यूक्रेन के 4 हिस्सों को रशिया में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को संधियों पर हस्ताक्षर किए। पुतिन के इस कदम के तुरंत बाद यूक्रेन ने घोषणा की है कि उसने आधिकारिक तौर पर नाटो सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश नाटो सैन्य संगठबंधन में शामिल होने के लिए त्वरित आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि हम नाटो में तुरंत शामिल होने के लिए यूक्रेन के आवेदन पर हस्ताक्षर करके अपना निर्णायक कदम उठा रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि त्वरित आवेदन का क्या मतलब है, क्योंकि नाटो में शामिल होने के लिए इसके सभी सदस्यों देशों के सर्वसम्मत समर्थन की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन को दोस्तों नाटो में शामिल कर लिया जाएगा? क्या इतना आसान है? दोस्तों, आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, देखते ही देखते एक लाइक कर दीजिए। एक और खबर की बात करें, जहां यूक्रेन को हथियारों से पाटने के लिए जर्मनी में नया मिलिट्री कमांड बनाएगा अमेरिका, जिससे रूस की बढ़ेगी टेंशन। बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने के लिए जर्मनी में नया मिलिट्री कमांड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब इसी कमांड के जरिए यूक्रेन को सैन्य मदद भेजी जाएगी। जर्मनी से में पहले से ही अमेरिका के यूरोपीय कमांड का मुख्यालय मौजूद है, लेकिन रूस और चीन से बढ़ते खतरों के बीच पूरे यूरोप पर नजर रखने में इस कमांड को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका की यूरोपीय कमांड के कमांडर जनरल क्रिस्टोफर जी कावोली ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के सामने नए कमांड का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अब यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन को नए यूरोपीय कमांड के तहत अंजाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता बताने वाले डॉक्टर इलियासी को मिली जान से मारने की धमकी। जी हाँ, AIIO प्रमुख ने कहा, जो कहा उस पर अब भी कायम हूँ। जी हाँ दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन यानी AIIO के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को अब फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इलियासी का कहना है कि उन्हें विदेश से भी धमकी भरे फोन आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इंग्लैंड से फोन कर एक शख्स ने पहले तो नाराजगी जताई, फिर अपशब्दों का प्रयोग किया और अंत में धमकी दी। चीफ इमाम ने कहा कि उन्होंने थाने में धमकी को लेकर शिकायत दी है, साथ ही सरकार और एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी। आपको बता
बता दें चीफ इमाम के पास पहले से ही सुरक्षा मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से धमकी दी गई है दोस्तों, और इन्होंने कहा है हम आज भी उस बात पर अटल हैं। इन मुद्दों पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां अमेरिका ने भारत सहित अन्य देशों पर लगाया पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर बैन। आखिर क्या है वजह बता दें। ईरान ने कुछ दिन पहले ही भारत को 30% हिस्सेदारी देने की पेशकश की थी। इसको लेकर भारतीय कंपनियों ने भी रुचि दिखाई थी और ईरान के साथ साझेदारी भी करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने ईरान के साथ ऑयल ट्रेड के आरोप में भारतीय कंपनियों सहित चीन, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात स्थित कई कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की ऑयल इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और बाकी देशों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका ने ईरानी कंपनियों के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्टों की ढुलाई और उनके वित्तीय लेन देन को आसान बनाने के लिए भारत, चीन, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बलूचिस्तान के भीड़ भाड़ वाले बाजार में बम धमाका, एक की मौत, 20 से ज्यादा घायल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के भीड़ भाड़ वाले बाजार में शुक्रवार को बम धमाका हो गया। घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना कोहलू कस्बे के मुख्य बाजार में एक मिठाई की दुकान में हुई। कोहलू जिला मुख्यालय अस्पताल के अधीक्षक असगर मारी ने बताया कि विस्फोट के बाद 21 लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया। इनमें से एक की मौत हो गई दोस्तों, जबकि 10 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है दोस्तों, और इनमें भी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि गंभीर लोगों को डेरा गाजी खान शहर के अस्पताल रेफर किया गया है दोस्तों। और खबर की बात करें, जहां पर रूसी गैस पाइप लाइनों में तोड़ फोड़ किसने की, आखिर इसको लेकर गहराता जा रहा है विवाद। बता दें यूरोप, रशिया से यूरोप तक जाने वाली गैस पाइपलाइनें नार्ड स्ट्रीम 1 और नार्ड स्ट्रीम 2 में कथित तोड़फोड़ के लिए रशिया और अमेरिका दोनों पर समान रूप से शक जताया गया है दोस्तों। रशिया ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। उसने कहा कि बैठक में यह साफ हो जाएगा कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है। उधर पश्चिमी देशों में शक जताया गया है कि यूरोप का ऊर्जा संकट बढ़ाने के मकसद से रशिया ने यह कदम उठाया होगा। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट एशिया टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि यह घटना ठीक उस समय हुई जब नॉर्वे और पोलैंड ने ट्रांस बाल्टिक पाइपलाइन की शुरुआत की घोषणा की और इससे पूर्वी यूरोप के देशों की रूसी ऊर्जा पर निर्भरता घट गई। जी हाँ दोस्तों, बात करें और खबर की, जहां IMF के ऐलान के बाद श्रीलंका की हालत खराब, 7वें आसमान पर महंगाई, मुद्रास्फीति ने बनाया रिकॉर्ड। बता दें श्रीलंका बीते 7 दशकों में सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आम जनता के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुएं पहुंच से बाहर हो गई हैं। सितंबर में महंगाई ने 69.8% का नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कि इससे एक महीने पहले यानी अगस्त में 64.3% था। राज्य सांख्यिकी विभाग ने शुक्रवार को आंकड़े जारी किए। आपको बता दें, कोलंबो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देश के सबसे बड़े शहर में महंगाई का आकलन करने वाला एक प्रमुख संकेत यानी इंडिकेटर है, जो एक साल पहले की तुलना में 69.8% बढ़ा है। अगस्त में ये 64.3% पर था। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी 17 दिन बाद फिर आएंगे बिहार। 11 अक्टूबर को लोक नायक की जयंती में लेंगे हिस्सा। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 17 दिनों बाद एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी जन्मभूमि सिताब दियारा में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने वो बिहार आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री उसी दिन सांसद राजीव प्रताप रूडी के पैतृक गांव अमनौर में भी सहकारिता से जुड़े किसानों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह जी के बिहार आने की तैयारियों को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने शुक्रवार को स्नेही भवन में एक बैठक की। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले, जहां पर मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी में सपा दफ्तर पर चला बुलडोजर, पार्टी कार्यकर्ताओं में मची हलचल। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में उस वक्त अचानक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया जब शहर के देवी रोड पर स्थित सपा के नगर कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर को दौड़ा दिया। सपा के गढ़ में सपा के ही दफ्तर पर जब बुलडोजर चला तो कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई। जिस जमीन पर सपा के ये दफ्तर बना हुआ था वो जिला पंचायत द्वारा नगर सपा कार्यालय को दी गई जमीन थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल समाजवादी पार्टी का ये नगर कार्यालय देवी रोड पर बना हुआ था। सपा का ये दफ्तर जिस जमीन पर बना था उसे साल 1994 में जिला पंचायत ने आवंटित किया था दोस्तों, और इस जमीन के लिए 10 साल का पट्टा दिया गया था। इसके बाद सपा कार्यालय के लिए 90 साल का पट्टा किया गया जब तक पार्टी का नया दफ्तर नहीं बना था।
जी हाँ दोस्तों, लेकिन 9 सितंबर को जिला प्रशासन ने इस जमीन का खाली करने के लिए नोटिस दिया था, जिसमें लिखा था कि सपा नगर कार्यालय के लिए जिला पंचायत की 2 कक्षों की जो जमीन आवंटित की गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। नोटिस में 2 दिन के भीतर इसे खाली करने के निर्देश दिए गए थे। एक और खबर की बात करें, जहां पर केजरीवाल को खाने पर बुलाने वाले ऑटो ड्राइवर ने अब खुद को बताया प्रधानमंत्री मोदी जी का आशिक। कुमार विश्वास ने कसा तंज। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस ऑटो चालक के घर पर खाना खाया था वो अब खुद को प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थक बता रहा है। दरअसल ऑटो चालक विक्रम दत्तानी अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक जनसभा में बीजेपी की टोपी लगाकर पहुंच गए। दत्तानी ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो शुरुआत से ही पीएम मोदी प्रशंसक रहे हैं और बीजेपी को वोट देते आए हैं। मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। केजरीवाल को अपने घर खाने पर बुलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझसे यूनियन वालों ने बोला था कि केजरीवाल को आमंत्रण देना है, इसलिए मैंने उन्हें घर पर खाने के लिए बुलाया। दत्तानी का कहना है कि जब उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो फिर उन्हें लेने तो जाना ही था। ऑटो चालक ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आशिक हैं और उनसे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि वो आपके सदस्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जब दत्तानी के घर जाकर भोजन किया था तो खास हंगामा मचा था। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की दोस्तों हर तरीके से पोल खुलकर निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। जिस प्रकार से वो ऑटो चालक दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रशंसक निकला दोस्तों और आम आदमी पार्टी को जानता तक नहीं, ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रिटायर हो रहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहा अब ना चुनाव लड़ूंगा ना किसी पार्टी में होऊंगा शामिल। जी हाँ, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने यानी रिटायर होने से पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि वो ना किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे और ना ही चुनाव लड़ेंगे। सेवानिवृत्त होने से पहले मलिक ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होने जा रहे हैं और ना ही कोई चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां राजस्थान कांग्रेस में उथल पुथल मौका देख रही है बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटे अशोक गहलोत। बता दें, राजस्थान में कांग्रेस के लिए राजनीतिक उथल पुथल खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। विपक्षी भाजपा कांग्रेस विधायकों के लंबित इस्तीफे को लेकर सत्तारूढ़ सरकार को घेरने के लिए कानूनी तरीके अपनाने पर विचार कर रही है। विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान विधानसभा नियम 173(2) की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार यदि कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्पीकर को अपना इस्तीफा देता है, साथ ही सूचित करता है कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है, तो अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गहलोत के उत्तराधिकारी को मुख्यमंत्री के रूप में निर्धारित करने के लिए रविवार को बुलाई गई सीएलपी की बैठक के बाद राज्य राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। बैठक में 90 से अधिक विधायकों ने भाग नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, बात करें और खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को जनसभा में पहुंचने में देरी, बिना माइक के किया संबोधित, कहा नियम नहीं तोड़ना चाहता। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को राजस्थान के आबू रोड में कार्यक्रम स्थल पर देरी से पहुंचे और इस दौरान वहां भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने और सुनने के लिए जमा हो गए। देरी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और विशाल सभा को संबोधित करने के लिए माइक का उपयोग नहीं किया और इसका कारण उन्होंने बताया कि वे रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग करके किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे पहुंचने में देर हो गई है, 10 बज गए हैं, मेरी आत्मा कहती है कि मुझे नियम कानून का पालन करना चाहिए, इसलिए मैं आप सब से क्षमा मांगता हूँ। आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यहाँ दोबारा आऊंगा और इस प्यार को ब्याज समेत चुकता करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना बड़प्पन दिखाया दोस्तों और कहा कि हम देश के इस नियम को नहीं तोड़ सकते, हम सभी बाध्य हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री ढूंढने से भी नहीं मिलते दोस्तों, तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा और अगली बार किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे अगले प्रधानमंत्री, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, जहां त्योहारी सीजन में आम आदमी को तगड़ा झटका, नेचुरल गैस की कीमत में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, महंगी होगी सीएनजी और पीएनजी। बता दें त्योहारी सीजन में आम जनता को तगड़ा झटका लगा है। प्राकृतिक गैस की कीमत 40% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है दोस्तों। इसी के साथ अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महीने की पहली तारीख को होने वाली एलपीजी की समीक्षा में एलपीजी की कीमत भी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, अब ग्राहकों को सीएनजी पीएनजी के लिए भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अब तक
की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।